Hello, my dear friends. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is related to Limitation Act. In the last previous class of limitation, we have already discussed the limitation period with respect to appeals in cases of acquittal as well as in cases of convictions. Or in the last lecture, we have also discussed the concept of appeal with respect to CPC as well as CRPC. और आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है हमारा थर्ड डिवीजन हम कर रहे हैं। मैंने आपको समझाया था कि 3 डिवीजन में डिवाइड है। फर्स्ट डिवीजन रिलेटिंग टू सूट, सेकंड डिवीजन इज रिलेटिंग टू अपील्स एंड थर्ड डिवीजन इज रिलेटिंग टू एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन के रिगार्डिंग अगर हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में दो पार्ट में डिवाइड, एक तो स्पेसिफाइड केसेस है और एक जो है वो केसेस है जहां पर कोई टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब नहीं है, तो 2 पार्ट्स में ये डिवाइड है। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 118 का। वो ये कह रहा है कि जो भी कोई समरी प्रोसीजर, समरी जो सूट होते हैं उनके अंदर लीव टू अपीयर, कोई व्यक्ति कहता है कि वो अपीयर होना चाहता है और अपने आप को डिफेंड करना चाहता है, तो उसके लिए जो टाइम पीरियड होगा वो 10 डेज का टाइम पीरियड है। दिस इज द मिनिमम टाइम पीरियड इन द लिमिटेशन एक्ट। यू हैव मस्ट रिमेंबर इट व्हेन द सम्मन इज सर्व। जब सम्मन सर्व हो जाएंगे उसके बाद 10 दिन का टाइम पीरियड जो है वो मिलेगा। अंडर द आर्बिट्रेशन एक्ट 119 बात कर रहे हैं। अंडर द आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 है, मौजूदा टाइम में जो है हमारा आर्बिट्रेशन एक्ट है वो चेंज हो चुका है, तो उसी के अकॉर्डिंग अब जो एक्ट चल रहा है आर्बिट्रेशन का उसके हिसाब से टाइम पीरियड डिसाइड होगा। कह रहे हैं फॉर द फाइलिंग इन कोर्ट ऑफ एन अवार्ड। अवार्ड को आप फाइल कर रहे हो किसी कोर्ट में, आपको अवार्ड क्या होता है, आर्बिट्रेशन में एक जजमेंट आता है जिसमें अवार्ड बोलते हैं उसे, उसको 30 डेज का टाइम पीरियड, जैसे ही आपको डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस मिल जाता है अवार्ड के रिगार्डिंग, सेट असाइड करवाना है अवार्ड तो 30 डेज का टाइम पीरियड है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको माइंड में होना चाहिए। ये सब जो कुछ भी समनिंग वगैरह होने के बाद ही होता है ये। फिर 120 बात कर रहा है अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 टू हैव द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए डिसीज प्लेंटिफ और अपीलेंट और ऑफ डिसीज डिफेंडेंट और रिस्पोंडेंट मेड बाय ए पार्टी। कोई व्यक्ति ए है, उसने सूट फाइल किया बी के अगेंस्ट और अब बी की डेथ हो जाती है, तो बी के जो एलआर्स हैं उनको कोर्ट में अपने आप को पेश करने के लिए 90 डेज का टाइम पीरियड दिया गया है। अगर ए ने सूट फाइल किया बी के खिलाफ लेकिन बी तो सही है लेकिन ए की डेथ हो जाती है, तो ए के जो एलआर है उनको कोर्ट में आने के लिए जो है 90 डेज का टाइम पीरियड दिया गया है। इसको अगर हम देखें तो ऑर्डर 22 जो है सीपीसी का वो इसकी बात करता है अबेटमेंट ऑफ सूट के रिगार्डिंग। तो कह रहा है कि द डेट ऑफ डेथ ऑफ द प्लेंटिफ, जिस दिन प्लेंटिफ की डेथ हुई, अपेलेंट की डेथ हुई, डिफेंडेंट की, रेस्पोंडेंट की, जिसकी भी डेथ हुई है, वो जो है कोर्ट में आकर अपनी जो एप्लीकेशन लगाएगा कि पार्टी बनने के लिए, तो वो 90 डेज का टाइम पीरियड उसे दिया गया है। मैंने आपको प्रोविजन करवाया 119 के, इसमें आप एक पॉइंट नोट कर लीजिए। जो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट है ना, अब कंसिलेशन एक्ट 1996 जो है अब प्रिवेल करता है, तो उसी के हिसाब से ये ऑर्डर फॉलो किए जाएंगे। अब अगला पॉइंट हम बात करते हैं अंडर द सेम कोड। कह रहा है कि इसी कोड में जो ऊपर 120 में जो सीपीसी की बात की गई है उसी कोड के अंदर अगर मान लीजिए फॉर एन ऑर्डर सेट असाइड करवाना है अबेटमेंट का, तो उसको सेट असाइड करने के लिए 60 डेज का टाइम पीरियड है। डेट ऑफ अबेटमेंट से जिस दिन सूट को अबेट करने की बात की गई उसके अंदर अंदर 60 डेज का टाइम है। नेक्स्ट बात करें टू रिस्टोर ए सूट और अपील और एप्लीकेशन फॉर रिव्यू और रिवीजन डिसमिस फॉर डिफॉल्ट। डिसमिस फॉर डिफॉल्ट के लिए आपने ए ने बी के अगेंस्ट सूट फाइल किया लेकिन ये खुद जो है डिफॉल्ट में है, तो उसकी वजह से अगर कोई डिसमिस हो गया है, उसने कोई कॉस्ट नहीं दी या कोई फेलियर है उस कॉस्ट के लिए और उसको वो रिस्टोर करना चाहता है, सूट को डिसमिस कर दिया गया था, अपील को डिसमिस कर दिया गया था, उसको रिस्टोर करने के लिए 30 डेज का टाइम पीरियड है। जिस दिन से वो डिसमिसल हो जाएगा उस दिन से ये काउंट होगा। अगला प्रोविजन हम देखते हैं हमारा, ये 122 तक हो गया। अब अगला प्रोविजन है हमारा 123 बात करता है टू सेट असाइड ए डिक्री पास्ट एक्स पार्टे। एक्स पार्टे डिक्री आपको मिल गई है। एक्स पार्टे क्या होता है? एक्स पार्टे का मतलब होता है ए व्यक्ति है कोई, वो बी के अगेंस्ट उसने सूट फाइल किया और बी जो है उसको नोटिस भी सर्व हो गया और उसके बाद भी वो कोर्ट में नहीं आता, तो ए के फेवर में क्या हो जाएगा? एक्स पार्टे डिग्री हो जाएगी। एक्स पार्टे डिग्री होने के बाद द डेट ऑफ द डिग्री और वेयर द सम्मन और नोटिस वाज ड्यूली सर्व, जहां पर सम्मन सर्व नहीं हुए थे या डिग्री पास हो गई है उस सेंस में 30 डेज के अंदर टाइम पीरियड में आप आकर क्या करवा सकते हो? अपनी डिग्री को आप जो सेट असाइड जो आपके अगेंस्ट हुआ है डिग्री उसको करवा सकते हो। एक्सप्लेनेशन कहता है फॉर द पर्पज ऑफ दिस आर्टिकल सब्स्टिट्यूटेड सर्विस जो है ऑर्डर 5 रूल 20 सब्स्टिट्यूटेड सर्विस की बात कर रहा है कि सब्स्टिट्यूट सर्विस अगर कर दिया गया है तो वो भी जो है ड्यू सर्विस नहीं माना जाएगा, ये बात इसमें कही गई है। अगला प्रोविजन हम देखते हैं हमारा
फॉर रिव्यू ऑफ जजमेंट बाय ए कोर्ट अदर देन सुप्रीम कोर्ट। एक रिव्यू है, एक जजमेंट पास कर दिया एक कोर्ट ने और एक ये कोर्ट है, इसने जजमेंट पास कर दिया, उसी के अंदर एप्लीकेशन लगाई कि इसको दोबारा से आप रिव्यू कीजिए जजमेंट को। सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर अगर कोई दूसरी कोर्ट रिव्यू करेगी तो 30 डेज का टाइम पीरियड है डेट ऑफ डिक्री ऑफ ऑर्डर से, जिस दिन डिक्री ऑर्डर हुआ है उस दिन से। 125 बात करता है कि टू रिकॉर्ड एन एडजस्टमेंट ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ डिग्री, को डिग्री उसको रिकॉर्ड, उसको जो एडजस्ट करना है, सेटिस्फाई करना है, तो उसके लिए जो भी पेमेंट पहले से कुछ दी गई थी इस डिग्री के लिए, डिग्री पास होने से पहले कुछ पेमेंट अगर पे कर दी गई तो उसको पेमेंट को एडजस्ट करने के लिए 30 डेज का टाइम पीरियड है। व्हेन द पेमेंट और एडजस्टमेंट, जिस दिन पेमेंट की गई उस दिन से लेकर। 126 बात करता है फॉर द पेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिग्री बाय इंस्टॉलमेंट। जब आप कह रहे हो कि जी एक डिग्री पास कर दी गई, मान लो मेंटेनेंस ऑर्डर के लिए डिग्री पास कर दी गई 2 लाख रुपए की, लेकिन वो पार्टी जो है, जो जजमेंट डेटर है, वो कहता है जी मुझे इंस्टॉलमेंट में ये पे करना है, तो कह रहे हैं कि कोई भी पेमेंट करनी है तो जिस दिन डेट ऑफ डिग्री पास हुई है उसकी इंस्टॉलमेंट में देने के लिए 30 डेज का टाइम पीरियड है। 30 दिन के अंदर अंदर उसको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी कि जो ये डिग्री है, जो इसकी जो मैं पेमेंट इकट्ठी नहीं कर सकता, तो मुझे क्या किया जाए, इंस्टॉलमेंट क्या अलाउ किया जाए। अगला 27 इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। टू सेट असाइड सेल इन एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन हुई है डिग्री की, उसके लिए कोई सेल कर दी गई है, तो उस सेल को सेट असाइड करने के लिए 60 डेज का टाइम पीरियड है, जिस दिन वो सेल की गई थी उस दिन से। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें पता होने चाहिए। नेक्स्ट प्रोविजन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट प्रोविजन है हमारा 120 बात कर रहा है फॉर पोजेशन बाय वन पोजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड डिस्प्यूटिंग द राइट ऑफ द डिग्री होल्डर परचेज ऑफ सेल। परचेज ऑफ सेल के रिगार्डिंग, मान लो सेल कर दिया गया और उसके बाद जिस दिन उसको पोजेशन लेना था किसी व्यक्ति ने और उस पहले वाले व्यक्ति को डिस्पोजेस कर दिया गया है अनलॉफुल मैनर में, तो 30 डेज के अंदर वो क्या कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है, सॉरी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। फॉर पोजेशन आफ्टर रिमूविंग रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन, पोजेशन लेना है आपने, जो आपकी कुछ जहां पर आप रह रहे हो उस प्रॉपर्टी के अंदर, रिमूवल प्रॉपर्टी के सोल्ड हो गई है, बिक गई है और उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, रुकावट आ रहा है, तो 30 डेज का टाइम पीरियड है एप्लीकेशन फाइल करने का, जिस दिन से वो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ। 130 इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू लीव टू सू, सॉरी लीव टू अपील एज ए पोपर के लिए आप एप्लीकेशन लगाओगे। ऑर्डर 44 है उसके तहत कि आपको जो है लीव टू सू जो दिया जाए कि आप जो है यहाँ पर अपील, लीव टू अपील की बात कर रहा है। हाई कोर्ट में अगर पोपर के हिसाब से एप्लीकेशन लगाते हो तो 60 डेज का टाइम पीरियड है, एनी अदर कोर्ट में लगाते हो तो 30 डेज का टाइम पीरियड है। और टाइम कहां से स्टार्ट होगा, द डेट ऑफ डिक्री अपील फ्रॉम, जहां से उसको अपील किया गया, द डेट ऑफ डिक्री अपील फ्रॉम। फिर 131 बात कर रहा है रिवीजन के सेंस में। 131 कह रहा है कि टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर ऑफ रिवीजन अंडर सीपीसी और सीआरपीसी 1898 की जगह हम 1973 यूज करेंगे। 90 डेज का टाइम पीरियड है, कब, जब वो डिक्री और ऑर्डर जो है या सेंटेंस जो है उसको रिवाइज किया गया, उस टाइम से जो रिवीजन का जो टाइम था, पावर ऑफ रिवीजन 90 डेज है। फिर कह रहा है टू द हाई कोर्ट फॉर सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस का सर्टिफिकेट देना होता है, जिसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो, उसमें 60 डेज का टाइम है, जिस दिन से डिक्री ऑर्डर पास कर दिया गया था उस दिन से। उसके बाद नेक्स्ट प्रोविजन है हमारा 133 जो बात करता है टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर स्पेशल लीव टू अपील। आप एप्लीकेशन लगा रहे हो सुप्रीम कोर्ट में, अगर डेथ सेंटेंस के रिगार्डिंग स्पेशल लीव एसएलपी जिसे बोलते हैं, तो 60 डेज का टाइम है जब फाइनल ऑर्डर आ गया। अगर मान लो वो लीव टू सू जो है, लीव टू अपील जो पहले हाई कोर्ट में रिफ्यूज हो गई थी, तो 60 डेज का टाइम पीरियड है। अगर कोई अदर केस है डेथ के अलावा तो उसमें 90 डेज का टाइम पीरियड दिया गया है। अगर हम 134 की बात करें फॉर डिलीवरी ऑफ पोजेशन बाय ए परचेजर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एट अ सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, सेल हो गया एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के लिए, उसका जो पोजेशन लेना है परचेजर ने, तो 1 ईयर का टाइम पीरियड है जब से वो सेल एब्सोल्यूट हो जाएगी, रजिस्टर्ड हो जाएगी। फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ डिग्री मैंडेटरी इंजंक्शन, मैंडेटरी इंजंक्शन के लिए जो डिक्री है उसको एनफोर्स करने के लिए आप एप्लीकेशन लगाओगे तो 3 इयर्स का टाइम पीरियड है। और मैंने आपको आर्टिकल 113 में करवाया था ना कि मैंडेटरी इंजंक्शन के लिए अगर आप सूट फाइल करते हो उसका कोई भी टाइम पीरियड मेंशन नहीं है। कह रहा था डेट ऑफ द डिक्री और वेयर अ डेट ऑफ फिक्स्ड और परफॉर्मेंस सच डेट। फिर 136 बात कर रहा है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिक्री अदर देन अ डिक्री ग्रांटिंग अ मैंडेटरी इंजंक्शन। एग्जीक्यूशन कर रहे हो आप डिक्री का और उसमें 12 इयर्स का टाइम पीरियड है, लेकिन उसमें मैंडेटरी इंजंक्शन की डिक्री नहीं है, क्योंकि मैंडेटरी इंजंक्शन के लिए क्या है 3 इयर्स का टाइम पीरियड दिया गया है। तो उस सेंस में कह रहा है कि व्हेन द डिक्री और ऑर्डर बिकम एनफोर्सेबल और वेयर द डिक्री और ऑर्डर सब्सिक्वेंट ऑर्डर डायरेक्ट करता है कि पेमेंट के रिगार्डिंग, तो ये जो टाइम पीरियड यहाँ से मेंशन किया गया है। अदर एप्लीकेशन की बात करें पार्ट 1 में जो है स्पेसिफाइड केसेस है,
पार्ट 1 जो बात कर रहा है स्पेसिफाइड केसेस में एप्लीकेशन की बात कर रहा है, पार्ट 2 बात कर रहा है अदर एप्लीकेशन। एनी अदर एप्लीकेशन फॉर विच नो पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रिस्क्राइब्ड इन दिस डिवीजन, अगर प्रिस्क्राइब नहीं है तो उसमें 3 साल का टाइम पीरियड है नॉर्मली किसी एप्लीकेशन को लगाने के लिए। अब हमारे लिए 136 बहुत इंपॉर्टेंट क्या है इसको समझते हैं, और 137 इससे रिलेटेड कुछ जजमेंट्स भी आए हुए हैं तो उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद आज का हमारा लिमिटेशन एक्ट का जो कंसेप्ट है, लिमिटेशन एक्ट जो है वो हमारा पूरा हो जाएगा। और आपने अगर पहले की वीडियोस नहीं देखे तो आप वो वीडियो भी जाके देख लेना। देखिए जब हम बात करते हैं आर्टिकल 136 क्या बात कर रहा है कि कोई भी एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री है, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री कोई भी एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री उसके लिए 12 साल का टाइम पीरियड है। एक्सेप्ट दिया हुआ है यहाँ पर, बट मैंडेटरी इंजंक्शन के लिए, मैंडेटरी इंजंक्शन की हम बात करें डिक्री की, क्योंकि जब भी कोई डिक्री पास होती है उसके लिए एक एप्लीकेशन लगानी पड़ती है कि हमारी जो ये डिक्री इसको एग्जीक्यूट किया जाए, ये दिया हुआ है 135 में। तो मैंडेटरी इंजंक्शन को छोड़कर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री उसमें 12 साल का टाइम पीरियड दिया गया है। इसके साथ अगर हम ये बात करते हैं कि इसमें ऐसा क्यों लिखा गया, इसमें स्पेसिफिकली लिखने की क्या जरूरत थी, क्योंकि जब हम एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री पर क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के लिए क्वेश्चन आता है, अगर हम मैंडेटरी इंजंक्शन को अलग से ना रखें तो हम जो इसका आंसर भी 12 ईयर दे के आ सकते हैं, तो हमें ये आंसर 12 ईयर नहीं देना, ये बात इसमें कही गई थी। तो चलिए अब इसके अलावा हम पढ़ लेते हैं हमारा 137 में कुछ एक पॉइंट्स हैं समझने वाले, वो पॉइंट्स हम देखते हैं कि वो पॉइंट्स क्या कुछ हैं। हम देखते हैं आर्टिकल 137 जो है कह रहा है कि ये जब अप्लीकेबल होगा, इसमें अदर एप्लीकेशन की बात की गई है। अदर एप्लीकेशन का मतलब है इट अप्लाइज टू सीपीसी एज वेल एज स्पेशल एक्ट। कुछ स्पेशल एक्ट अगर पास किया गया तो उस एक्ट में भी ये अप्लाई हो जाएगा, ये बात ये कह रहा है। कह रहा है कि जैसे कि आर्टिकल 113 जो है सूट से रिलेटेड है, उसी तरीके से आर्टिकल 137 जो है एप्लीकेशन से रिलेटेड है। तो इसमें जिस प्रकार से सूट के लिए कोई स्पेसिफाइड टाइम पीरियड नहीं है, एप्लीकेशन के लिए भी नहीं है, तो वहां पर 3 इयर्स का टाइम पीरियड हो जाएगा। और ये जो आर्टिकल 137 जो एप्लीकेशन की बात कर रहा है ना, इट applies only to courts. It applies only to courts, not on any type of tribunal. किसी भी प्रकार के ट्रिब्यूनल पे इसका कोई रोल नहीं है, किसी भी प्रकार के ट्रिब्यूनल पे ये लागू नहीं होगा। इससे रिलेटेड एक लैंडमार्क केस है, उसको हमें समझना पड़ेगा। इस लैंडमार्क केस का नाम है अजायब सिंह वर्सेस सरहिंद कॉरपोरेशन, एक सेकेंड, वर्सेस सरहिंद कॉरपोरेशन। इतना ही कर लो, ना ज्यादा बड़ा जाने की जरूरत नहीं है। 1999 का केस था। इस केस में क्या हुआ कि एक वर्कमैन था, सबसे पहली बात वर्कमैन था, उसको क्या कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया। कौन सी डेट को टर्मिनेट किया, 16/7/1974 को उसे टर्मिनेट कर दिया गया। फिर उसने क्या किया, लेबर कोर्ट में गया, ठीक है, मैटर कहां गया, लेबर कोर्ट में। लेबर कोर्ट का जो मैटर होता है वो ट्रिब्यूनल में जाता है। इसके अंदर क्या हुआ, अवार्ड पास हुआ, ठीक है। अब जब अवार्ड की बात आई तो उसमें ऑर्डर था कि उसे रीइंस्टेट किया जाए, रीइंस्टेटमेंट के ऑर्डर हो गए। रीइंस्टेटमेंट का मतलब है कि उसे दोबारा नौकरी पे रखा जाए, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, जो सामने वाली पार्टी थी ये था रिस्पोंडेंट। जब ये अपील में गया तो इस क्वेश्चन पे कि हेयर द डिले
here the delay is 7 years. ये पता है जब यहाँ पर उसको टर्मिनेट किया तो ये गया था 1982 में कोर्ट में गया तो कहा 7 years का डिले हो चुका है. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 130 सुप्रीम कोर्ट held that Article 137 applies only in the application filed before the court. Here the labor disputes, industrial disputes filed before tribunal, and tribunal is not a court, कोर्ट. ट्रिब्यूनल जो है वो कोर्ट नहीं है, ये बात इसमें कही गई थी. इसके अलावा एक और केस आया, उसमें भी सेम चीजें निकल के आई. एक और केस का नाम आप नोट कर लीजिए, जय भगवान वर्सेस अंबाला सेंट्रल कॉरपोरेशन. ये 1984 का केस है. ये बाद में इस केस के अंदर जो है इस केस को कंसीडर किया गया था. इसमें क्या था, 14 साल का डिले था. तो कोर्ट ने यही बात कही कि द प्रोविजन ऑफ द कोर्ट सेड दैट, सो वी कैन conclude that Article 137 is not applicable to the proceedings before ट्रिब्यूनल्स. कोई भी प्रोसीडिंग्स है ट्रिब्यूनल्स के सामने, उसके सामने इसको आप नहीं कह सकते कि आर्टिकल 137 को आप अप्लाई कर पाओगे. तो आज हम जो है अपना लिमिटेशन एक्ट को है कंप्लीट कर चुके हैं. आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा. अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए. और साथ साथ मैं शॉर्ट्स वीडियो जो अपलोड कर रही हूँ एमसीक्यू से रिलेटेड, आप उसको भी जरूर देखिए. कोरोना के इस टाइम पीरियड में प्लीज आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और इधर उधर की फालतू बातों में मत आइए. अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए. Stay home, stay safe, stay healthy. Thank you for watching. Have a nice day.